हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका आरबी सर। वेलकम टू एमसीसी गाइस। तो प्रिपरेशन आप लोगों की कैसी चल रही है बेटा? काफ़ी अच्छी चल रही है। अब आपको पता ही है कि जेई मेंस का पेपर इस बार होगा, 1 से लेकर 6 तारीख के बीच में ही होगा। और आप सभी के रोल नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसी बेस पे अब बेटा बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर इनऑर्गेनिक का कुछ करवाइए, इनऑर्गेनिक नहीं हो रही। इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा नंबर कट रहे हैं। आप एनटीए के पेपर्स दे रहे हैं तो उसमें इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो इनऑर्गेनिक में कट रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपको एक छोटा सा क्रैश, एक छोटी सी रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करवाई जाए इनऑर्गेनिक की। क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक एक्चुअल में बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक बड़ा है तो बेटा उसको छोटे हिस्से में करवाने के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए अपनी, ताकि हम लोग से गलती ना हो। क्लियर? क्लियर है? तो इसलिए मैंने इनऑर्गेनिक को रिवाइज कराने के लिए एक सबसे बढ़िया मेथड निकाला है। क्या मेथड निकाला है बेटा? मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। हर चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो प्योरली एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं आती। वो चाहे नीट का एग्जाम है, वो चाहे जेईई का एग्जाम है, वो चाहे जेई एडवांस का एग्जाम है, चाहे जेई मेंस का है, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है बेटा, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं आती। ठीक है? तो एनसीईआरटी की कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइंस है जो हम लोग छोड़ देते हैं या हम लोग जो भूल जाते हैं, और आईआईटी वाला उसी पे गेम खेल जाता है, वो उसी पे क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो वैसे ही मैंने कुछ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार करे हैं, और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैं आपको बताऊंगा। कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा। ठीक है? और अपने दोस्तों को भी बताएं। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है बेटा, उसको जरूर ज्वाइन कर ले। उस पे डेली की डेली जो है अपडेट्स आती रहती है। उस पे मतलब ये बताते रहते हैं कि कौन सा लेक्चर आज होगा, कितने बजे आएगा। तो आप लोग जो मैसेज करके पूछते हो, आपको जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और साथ साथ में वहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन भी है गाइस। मैंने आपको जैसा भी बताया था कि मैंने कंपनी के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट करा है, मतलब टाई अप करा है बेसिकली। तो वो कंपनी जो है वो काफ़ी बेटर है बेटा। ठीक है? काफ़ी बेटर है। उनके वो काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो उनके साथ टाई अप करा है, तो वो लोग क्विज़िज़ भी लेते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आपने इसे काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, काफ़ियों ने नहीं करा है। तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेलीग्राम ग्रुप उनका जरूर ज्वाइन करो, क्विज़िज़ को जरूर दे। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसमें पैनल्स है, उसमें केमिस्ट्री के पैनल में मैं हूँ बेटा, और मैथ्स के पैनल में दूसरे टीचर है, बायो के पैनल में कोई और टीचर है। तो काफ़ी अच्छे सीनियर टीचर्स है वो सारे भी। ठीक है? अच्छी अच्छी ब्रांड्स में पढ़ा चुके हैं वो। क्लियर? तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्लियर है? चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना बात करते हुए स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स एक्स आर गिवन बिलो। देखो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे बेटा, कि सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है कि जैसे ऐसे कि हम लोगों को एक इसमें कॉन्सेप्ट क्या है मेन, हमें ये पता है बेटा, देखना इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि हमें पता है कि nth आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है n माइनस वनथ आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये तो आप सभी को पता होगा कि nth आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है n माइनस वन से। ऑलवेज ट्रू है बेटा, ये क्या है? ऑलवेज ट्रू है। क्लियर? तो अब यहाँ पे यही वाला फंडा देखिए कि ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा देखो IP4 इसने दे रखी है, सबसे ज्यादा फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि हमेशा होल्ड करता है। अब यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, तो क्या करते हैं आप इसमें ये चेक करा करो कि सडन इंक्रीज कहाँ आ रहा है। भाई इनमें से आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आप हमेशा नोटिस करना कि दो वैल्यूज में बहुत ज्यादा गैप आएगा। तो अगर मैं बहुत ज्यादा गैप की बात करूं, तो मुझे दिख रहा है ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है बेटा, इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। इन दोनों में बहुत ज्यादा लार्ज गैप है बेटा यहाँ पे। तो यही अपना
पकड़ना है, यही अपने को पकड़ना है चीज। अब यहाँ पे लार्ज गैप आ गया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट टू जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन देखो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, मतलब आपको थिंकिंग से ही करना होता है ये। तो इसके लिए मैंने छोटा सा लॉजिक बना रखा है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहचानने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए बेटा, तभी आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगी। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होते हैं बेटा, मिनिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे भी लिख लो नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो बेटा दो ही दिख रही है, एक तो ये रही और एक ये रही, दो दिख रही है यहाँ पे। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब दो अगर मिनिमम वैल्यू है बेटा तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो। अब पहले वाली में देखो, पहले वाली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, चार है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले में देखिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें एक है, बट जबकि वैल्यू दो है तो ये भी नहीं होगा। अगले वाले में देखिए 1s2 2s2 2p2, इसमें देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, चार है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है बेटा, तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये लॉजिक जो है ये बना रखे है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, इस लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस, और इस तरह के सारे क्वेश्चंस में ये वैलिड होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है बेटा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, देखना कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अलोंग द पीरियड तो बेटा बढ़ती है, पीरियड के अलोंग तो इंक्रीज होती है, ठीक है, और ग्रुप के अलोंग डिक्रीज होती है। हमें तो पता ही है कि जनरल ट्रेंड तो यही है, बट यहाँ पर एक्सेप्शंस भी बेटा सरवाइव करती है, एक्सेप्शंस भी आती है। एक्सेप्शंस में क्या होता है, एक्सेप्शंस में क्या होता है, हमें पता है कि जो सेकेंड पीरियड जो है, ठीक है, अब डाउन द ग्रुप देखो डिक्रीज हो रही है, बट सेकंड पीरियड की लेस होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड पीरियड से, ठीक है ना, थर्ड पीरियड एलिमेंट से। ये वाला जो एक्सेप्शन लगता है किस किस में लगता है बेटा, ग्रुप 15th में, 16th में और 17th में। जैसे मैंने बोला इसका अगर मैं देखूं तो 15th की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से कम होगी, जबकि ज्यादा होनी चाहिए थी कायदे से। ऑक्सीजन की सल्फर से कम होगी, फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होगी। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है इनका साइज क्या होता है, NOF का तीनों में सेम रीजन आता है, साइज इनका क्या होता है, छोटा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम लोग डालते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण साइज एक्सट्रीमली बढ़ जाता है, और वो साइज बढ़ के इनसे ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये देखो सल्फर कौन से ग्रुप का है बेटा, सल्फर है ग्रुप 16 का, ऑक्सीजन है, तो देखो सल्फर की लेस दिखा रहा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। करेक्ट ऑर्डर बताना, सल्फर लेस देन ऑक्सीजन, ये तो बेटा वैसे ही गलत है। सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल देखो ये ऑक्सीजन लेस देन सल्फर। अब फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, तो देखो अलोंग द पीरियड, ये 17th ग्रुप का है बेटा, ये भी 17th का है, ये 16th का है, ये भी 16th का है। तो अलोंग द पीरियड तो अपन को वैसे ही पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली बात है 17th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 16 से ज्यादा होनी चाहिए। बट अब 17 में एक्सेप्शन क्या है, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाली, सेकंड पीरियड की लेस होती है थर्ड पीरियड से, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ये वाले सारे ऑप्शन क्या हो गए बेटा, गलत हो गए। क्लियर है? तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ CNOF,
ठीक है। CnOF में अपन को सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताना है। अब देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो हमें पता है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो अलोंग द पीरियड तो बेटा बढ़ता है, पीरियड के अलोंग बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, घटता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, घटता है। बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है बेटा। अब इसने फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात नहीं करी, इसने सेकंड की करी है। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या? सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या? कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सब में निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन सब में से निकाल दो, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन तो भैया सब में से निकाल दो। चलो ठीक है, हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं बेटा। मान लो मैंने बना दिया कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस, एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने सब में निकाल दिए। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा। अब यहाँ पर कितने हो गए, 6 तो थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1s2 2s2 2p1। इसकी कितनी आ जाएगी 1s2 2s2, कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 2 4 और 2p कितना आ गया, 4 और 3 7, 6 आ गया ना। 7 तो ऐसे ही था, सॉरी 2 आएगा ना इधर, 2 6 बन गए। इसके अंदर 7 हो जाएंगे बेटा, 1s2 2s2 2p3, और इसके अंदर कितना हो जाएगा बेटा, 9 होते हैं 8 हो जाएंगे, 1s2 2s2 4 और 2p4। क्लियर है? इस तरह आ गया, समझ आ गया इतना। अब यहाँ पे चेक कर लो, क्या 2p3, ये देखो ये वाला 2p3 है, क्या ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा? और हमें पता है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड दो ही ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जो सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो ऑक्सीजन ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, ये नाइट्रोजन वाली कॉन्फ़िगरेशन ले आया, इफेक्टिवली नाइट्रोजन वाली कॉन्फ़िगरेशन ले आया। और नाइट्रोजन का में ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बेटा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रही है। तो ये सबसे ज्यादा इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगला इलेक्ट्रॉन निकालना, एक एक तो निकाल चुके हैं बेटा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें अपन को कंपेयर करना है कि किसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखा हमने कि जैसे ही ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से तांडव मच जाएगा बेटा, ठीक है। अब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब ये जल्दी से नहीं मानेगा, ठीक है ना, अब ये जल्दी से नहीं माने, अब कहेगा भैया अब मैं नहीं मानता, अब तुम्हें मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने दूंगा जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, सी ऑप्शन आ गया, तो यही सही होगा। अब बाकी देख लो, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, फ्लोरीन प्लस, ठीक है। तो बेटा देखो 2p1 है, इसकी सबसे कम होगी बेटा, वो तो अलोंग द पीरियड, तो अपन को जनरल ट्रेंड पता ही है आयनाइजेशन पोटेंशियल का। अब साथ साथ में इसमें मैं यहाँ पर एक्सेप्शंस भी बता देता हूँ बेटा आपको, साथ साथ में एक्सेप्शंस भी रिवाइज करवा दूं, कुछ जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। सबसे पहले आपको तो मैं भारी भरकम एक्सेप्शन बताता हूँ बेटा, ग्रुप 13 की, ठीक है ना। ग्रुप 13 की भारी भरकम एक्सेप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी की। इसको याद कैसे रखोगे आप बेटा, इसको याद तो मैं तो ऐसे रखता हूँ कि एटॉमिक नंबर, मतलब सॉरी आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड एटॉमिक नंबर, इसका ग्राफ बना लेता हूँ। कैसे ग्राफ बनाता हूँ देखना जरा, डब्ल्यू बना लो बेटा, क्या बना लो, डब्ल्यू। और ये डब्ल्यू भी ना जरा अलग से टाइप का है, देखो इस तरह से टाइप का है। यहाँ पर क्या है, बी बोरोन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे गैलियम, यहाँ पे इंडियम, यहाँ पे थैलियम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अपने भी ऑर्डर समझ आ गया यहाँ से कि ग्रुप 13 में क्या ऑर्डर होगा, बोरोन की थैलियम से ज्यादा होगी बेटा, थैलियम की गैलियम से ज्यादा होगी, गैलियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा, और सबसे कम इंडियम। इसमें तो भारी भरकम एक्सेप्शन है बेटा, ऑर्डर सारा ही उल्टा पुल्टा हो गया। लॉजिक क्या आता है, गैलियम की थैलियम की सेकंड नंबर पे क्यों है बेटा, क्योंकि इसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। और गैलियम के एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों बेटा, इसके अंदर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा दूसरी एक्सेप्शन बेटा, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, हाफ फील्ड या फुली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है।
तो ये याद रखना है आपको। तीसरा, ये तो जनरल ट्रेंड का, तीसरा जो अपन है वो अपने को याद रखना है कि nth आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है n-1th आयोनाइजेशन एनर्जी से, जिसका पहला क्वेश्चन देखा था। ठीक है, क्लियर है बात बेटा। अब चौथी एक्सेप्शन डी ब्लॉक में भी आएगी बेटा। डी ब्लॉक्स में क्योंकि साइज का वेरिएशन आता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का भी वेरिएशन आएगा। क्लियर है, तो ये आपको एक्सेप्शंस याद रखनी है यहाँ पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। और ये वाली से तो क्वेश्चन बहुत बार आया है ग्रुप 13 वाले से, क्योंकि इसका तो तहलका मचा देती है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, इफ द डिफरेंस इन एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम टू लिथियम, सोडियम माइनस लिथियम इज एक्स। ओके, देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है, आप लोग को कईयों को इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों में से कईयों ने नहीं करा होगा, बट काफियों ने कर भी रखा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, अगर आप लोगों में से किसी ने कोटा से कोचिंग ली है तो कोटा में बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा। ये लगभग आपको हर इंस्टीट्यूट पे जो भी अच्छा टीचर है, जो भी एक्सपीरियंस टीचर है, जिनको 7 से 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, वो आपको ये क्वेश्चन हर किसी ने अपनी नोटबुक में लिखवाया जरूर होगा। ठीक है, इफ द डिफरेंस इन एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम से लिथियम, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप लोग को ये तो पता ही होगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है बेटा नॉर्मल साइज का, मतलब साइज का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा वो साइज का कॉन्सेप्ट लगेगा। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है बेटा, है ना। डाउन द ग्रुप जाते हैं जब साइज इंक्रीज होता है, ये हम सबको पता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप, ठीक है, जेड इफेक्टिव जो होता है बेटा वो क्या होता है, ठीक है, डिक्रीज, और साइज जो है यहाँ पर बढ़ता है बेटा। ठीक है ना। वैसे मैं यहाँ पर गलती से एक चीज बोल गया, जेड इफेक्टिव की बात मुझे नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव नहीं देखते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर शेल बढ़ रहा है, शेल इंक्रीज होने से साइज बढ़ा। एक्यूरेट रीजन मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ कि शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ने के कारण साइज का फैक्टर हम लोग डोमिनेट मानते हैं कि साइज ज्यादा बड़ा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप पे हम लोग नहीं देखते, क्योंकि वो लगभग सेम सा रहता है। एक्चुअली क्या ना, बहुत सारे टीचर बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है डाउन द ग्रुप। देखो बेटा तरीका क्या होता है, एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो स्लेटर ने बताया था। उसने बोला था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू जेड माइनस का सिग्मा। ठीक है, जेड माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड द स्लेटर्स कांस्टेंट। तो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं जेड इफेक्टिव की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा आपको कि जेड इफेक्टिव का आप कॉन्सेप्ट ना लगाए, आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो बेटर है इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाए, क्योंकि शेल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा, दैट्स वाई एटम का साइज बड़ा। अब देखो डाउन द ग्रुप हम लोग जाते तो आपने एक चीज सुनी होगी कि अप टू फोर्थ पीरियड तक जो साइज होता है ना बेटा, अप टू फोर्थ पीरियड साइज जो होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। एनसीईआरटी में अगर आपने कभी डाटा देखा हो तो फोर्थ पीरियड तक तो साइज बहुत ज्यादा चेंज आएगा, साइज में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। बट जैसे जैसे फोर्थ से नीचे आते हैं, मतलब जब पीरियड फिफ्थ और सिक्स की बात आती है और सेवंथ की बात आती है, तो बेटा साइज के अंदर जो चेंज है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अब एलिमेंट्स के इनर शेल में डी और एफ सब शेल आए थे, जिनका शिल्डिंग क्या होता है, पुअर होता है, जिसकी वजह से साइज ज्यादा नहीं बढ़ पाता, कॉन्ट्रैक्शन भी वहां पे लग जाता है, साइज छोटा होने लग जाता है। बट क्योंकि शेल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, दैट्स व्हाई हम लोग साइज को डोमिनेट कर जाते हैं। बट उतने रेट से नहीं बढ़ता जितने रेट से हम लोग थ्योरेटिकली सोचते हैं कि बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं सोडियम और लिथियम का देखूं तो ये तो फोर्थ पीरियड से ऊपर वाले, तो इनमें तो साइज सबसे ज्यादा घटेगा, साइज का वेरिएशन सबसे ज्यादा आएगा। तो एक्स मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और आरबी और के। अब पोटेशियम देखो किसमें आता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बेटा ये फर्स्ट पीरियड का हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ पीरियड सोडियम रुबीडियम माइनस, नीचे क्या आता है आरबी। ठीक है ना, आरबी। तो अब ये देखो ये फोर्थ पीरियड से नीचे आ गए, इसके इनर शेल में क्या है बेटा, इसके इनर शेल में डी सब शेल आ गया, जिसकी शिल्डिंग क्या है, पुअर है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि अब आप सोचो कि सर फिर तो पोटेशियम का साइज ज्यादा बड़ा होना चाहिए। बेटा साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, गैप कम हो जाता है, बट साइज बड़ा रहता है, क्योंकि शेल का साइज बढ़ जाता है। बेटा ये फोर्थ है, ये फिफ्थ शेल है, शेल के साइज बढ़ने की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा शेल की साइज बढ़ने की वजह से एटम का साइज बढ़ा। तो
तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस कम हो जाता है, बट रुबिडियम पोटेशियम से ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अच्छा फ्रेंशियम और सीजियम और भी नीचे आ गया बेटा, इसके अंदर एफ सब शेल भी आ जाएगा और एफ की डी से भी ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो इसके अंदर सबसे कम। तो सबसे जो बेटर आंसर आएगा, ये पहला तो गलत हो गया, इक्वल तो हो ही गई नहीं, एक्स छोटा भी नहीं होगा बेटा, एक्स सबसे बड़ा होगा, एक्स वाई से बड़ा होगा, वाई जेड से बड़ा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर गया हमारा। क्या इतनी बातों में बिल्कुल क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो ना बेटा, मेरी गारंटी है नहीं सॉल्व होगा। पहली बार अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपसे नहीं सॉल्व होगा। जिन्होंने कर रखा है वो इस क्वेश्चन को जरूर कर जाएंगे सेम लॉजिक लगा के। क्लियर? चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी बेटा। ये भी देखो, ये भी कोटा का ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपने कोटा आप लोग पढ़े हो, या ठीक है आपने बुक में भी कोई मिल जाता होगा, बट कोटा में तो हम लोग जरूर करवाते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको काफी अच्छी अच्छी बुक्स में, जैसे मतलब मैं आपको बताऊं, वी के जायसवाल की बुक आती है इनऑर्गेनिक की, या सेनगिच पब्लिकेशन के आगे जो बुक आई है, उसमें आपको जरूर देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह का, ठीक है। सेम तो नहीं कह सकता, बट इस टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है। अब एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो इसने देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी और ये पूछ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस ब्लॉक में लाई करती है। अब देखो ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट होता है हम लोग कैसे देखते हैं भाई, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम लोग पीरियड पता करते हैं, फिर हम लोग ग्रुप पता करते हैं, और ब्लॉक के रूल अलग होते हैं, है ना, ब्लॉक के रूल अलग होते हैं बेटा। तो अब यहाँ पर देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊंगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक पहचानना बेटा, बहुत सिंपल सा फंडा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए ना बेटा, हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। क्या देखनी है बेटा? हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ब्लॉक, सॉरी मैं स्टार्टिंग में गलत बोल गया बेटा, मैं ग्रुप के अलग रूल्स होते हैं, ब्लॉक का रूल कैसे देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो किस सब शेल में जाके गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक, ठीक है। मैं ग्रुप को एक्चुअली ब्लॉक बना गया, ब्लॉक को ग्रुप बना गया, ठीक है ना, उल्टा बोल गया था। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि ब्लॉक का देखने का तरीका क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गिरा, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक। पीरियड का तरीका क्या होता है बेटा? जो n की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड द पीरियड। और जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप डिपेंड करता है ब्लॉक्स के ऊपर। एस ब्लॉक में ग्रुप निकालने का रूल अलग है, पी ब्लॉक में अलग है, डी ब्लॉक में अलग है। तो मैं जरा आपको यहाँ पर पहले तो बता दूं कि ग्रुप निकालने का रूल क्या होता है, रूल्स टू फाइंड ग्रुप नंबर, ठीक है, रूल टू फाइंड। तो रिवीजन ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो रिवीजन कर लेते हैं, किसी को नहीं याद है तो। पहला अगर मैं देखूं एस ब्लॉक में, अगर मुझे ब्लॉक पता है तो इसमें ग्रुप निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? NS1। NS1 अगर आ जाता है, मतलब आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन में सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप 1, ठीक है। और अगर ये NS2 आ जाता है तो इसको बोलते हैं ग्रुप 2। क्लियर? तो बड़ा सिंपल है। कंफ्यूजन जो होती है वो बेटा पी और डी ब्लॉक में होती है। तो पी ब्लॉक में बड़ा सिंपल सा रूल याद रखें, ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, और ये भूल जाते हैं कि यार वो पी सबशेल कौन सा लेना है। हम लोग सारे गिन जाते हैं और जैसे सारे गिनते हैं वो गलत हो जाता है हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने 12 में अगर आप पी ब्लॉक पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो आपको सबसे लास्ट वाला पी सबशेल का इलेक्ट्रॉन लेना होता है बेटा। बट आप इसलिए इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सबसे सिंपल सा रूल क्या है, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करा करो, कभी भी गलत नहीं होगा। तीसरा जो है डी ब्लॉक के लिए बेटा क्या होगा? डी ब्लॉक के लिए होता है, डी ब्लॉक के लिए होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल, ठीक है। ये होता है डी ब्लॉक के लिए बेटा। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का रूल ये होता है, ठीक है। क्लियर? अब देखना, अब यहाँ पर अपन से पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा अपने से ब्लॉक पूछ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। आधे बच्चे इसमें वैसे डर जाते हैं, यार इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार कैसे करे, अरे यार ये क्वेश्चन तो करा ही नहीं, अरे यार ऐसे हाइपर होने लग जाते हैं। हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आउटर मोस्ट शेल देखो, क्या ये NS2 देखा यहाँ पे देखो मैंने, देखो n-1 S पूरा भरा हुआ है, P पूरा भरा हुआ है, D 0 है, ठीक है। n-2 S पूरा भरा हुआ है बेटा, P भरा हुआ है, D भरा हुआ है, F अधूरा है, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे आउटर वाला देखूं तो बेटा सबसे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे देखना, अब बहुत सारे टीचर बताते हैं बेटा सबसे ज्यादा आउटर वाला ये आ गया। भाई कैसे कह सकते हैं आउटर वाला ये आ गया?
ये वाला अगर आउटर है, तुमने कैसे कह दिया, इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के तुम कैसे कह दोगे सीधा कि यार ये आउटर है, ऐसे कैसे, हलवा थोड़ी है बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट लगेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए बेटा, हर ब्लॉक की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए हर ब्लॉक की। अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 से 2। पी ब्लॉक की बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1 to 6। क्लियर। डी ब्लॉक की बेटा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है N-1 D 1 to 10 NS। अब देखो यहां पर मैंने ये लिखा, देखना देखना देखना, अब यहां पर मैंने ये लिख दिया, ये मैंने जीरो पता है इसलिए काउंट करा है बिकॉज यहां पर मैं पैलेडियम को भी काउंट कर रहा हूं, पैलेडियम को काउंट कर रहा हूं बेटा मैं। यहां पर देखो, यहां पर दिक्कत पता है क्या है, इसकी एक्चुअल में जो होती है ना डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 से 2, बट इसी की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेप्शन इकलौता पैलेडियम है। पैलेडियम NS1 से 2 ऑर्डर फॉलो ही नहीं करता, उसमें NS क्या होता है बेटा, NS2 होता है, D0 होता है उसके अंदर, N-1 D0 होता है बेटा उसके अंदर, ठीक है। तो वो, ठीक है ना, वो यही ऑर्डर फॉलो नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 से 2 लिखा दिया, क्योंकि मैं पैलेडियम को भी काउंट करके चल रहा हूँ, क्योंकि पैलेडियम में NS में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, NS में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स मैं यहाँ पे पैलेडियम को ही काउंट करके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखी। और जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के अंदर मैंने क्या देखा कि N-2 F 1 से 14 N-1 D 0 से 1 NS 1 से 2। क्लियर। जरा इसको मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर जरा यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो क्या आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो यहाँ पर देखो डी ब्लॉक तक कोई भी एफ सबशेल दिखा आपको बेटा, नहीं दिखा, पर यहाँ पे लास्ट क्या आ रहा है, एफ सबशेल। इसका मतलब ये गारंटी तौर पे जो ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा, एफ ब्लॉक होगा। यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गया कि ये एफ ब्लॉक होगा। क्लियर, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला जो क्वेश्चन है, ट्रू स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स आर सिंथेटिक। अब सबसे पहले देखो ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स क्या होता है, ये जो वर्ड है ट्रांसयूरेनिक, ठीक है ना, इसको देखो, इसको कई लोग बोलते हैं ट्रांसुरेनिक, मैं इसको बोलता हूँ ट्रांसयूरेनिक। इसका इस बोलने का, इस ऐसे बोलने का ना एक तरीका है, मतलब इस ऐसे बोलने का एक वे है मेरा, एक लॉजिक है इसके पीछे। क्या लॉजिक है, देखो ट्रांस, मैं इसको बोलता हूँ ट्रांस यूरेनिक, ठीक है। ट्रांस यूरेनिक मैं किस लिए बोलता हूँ इस तरह से, क्योंकि मेरे को इससे आइडिया लगता है कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो आफ्टर यूरेनियम, ठीक है ना, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, ऐसे एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद वाले, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 है, क्योंकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, आप सबको याद ही होगा, 92 होता है। इसलिए मैं इसको ऐसे बोलता हूँ ट्रांस यूरेनिक, थोड़ा सा बीच में मैं गैप देता हूँ, ट्रांस यूरेनिक, जिससे याद रहे, ठीक है। कई लोग इसको फटाफट से बोल देते हैं ट्रांसुरेनिक, तो भाई यार ट्रांसुरेनिक से तो याद ही नहीं रहता, इतना याद रहता तो बात ही क्या थी, वहां पे तो यार 90 चैप्टर है अपने दिमाग में, 3 घंटे में हम लोग को 90 चैप्टरों पे दिमाग मारना है, अलग अलग सब्जेक्ट में दिमाग मारना है। तो बेटा जितना इजीली आप इसको याद रख सकते हैं ना, उतना इजीली रखो। हर किसी की माइंड की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, मेरे को ऐसे याद रहता है, हो सकता है आपको ट्रांसुरेनिक का जनरली मीनिंग पता ही हो, आपको याद ही रहता हो। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको यही वाला तरीका करना है, बट मुझे तो ऐसे याद रहता है, इसलिए मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। अब इसने बोला, तो इसने बोला सिंथेटिक, बट अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में बेटा एक बात लिखी हुई है, एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि जो नेपच्यूनियम होता है बेटा और प्लूटोनियम होता है, ठीक है ना, जो नेपच्यूनियम होता है एंड प्लूटोनियम होता है, क्लियर, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम जो होते हैं वो आर प्रेजेंट इन लेड ओर, ठीक है, वो लेड के ओर में पाए जाते हैं। अब जो चीज ओर में पाई जाती है बेटा, फिर वो सिंथेटिक तो नहीं होगी, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों नेचुरल हो गए।
ये दोनों क्या हो गए नेचुरल, अगर ये लेड के ओर में मिल रहे हैं दैट्स व्हाई इट इज नेचुरल सब्सटेंस। तो यहाँ पर बात क्या लिखी हुई, मोस्ट ऑफ द ट्रांसफोरेनिक एलिमेंट्स आर सिंथेटिक। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है कि ज्यादातर ट्रांसफोरेनिक एलिमेंट सिंथेटिक है, बट सारे नहीं लिखे इसने। अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखा जाता ऑल द ट्रांसफोरेनिक एलिमेंट्स या ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स आर सिंथेटिक, तो वो बात गलत हो जाती। क्लियर। अगला अगला पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। बेटा बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ जरा। तो आप लोगों ने अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने दिया था, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 साइंटिस्ट थे एक्चुअली, मोजले था, बोर एंड बरी था, ठीक है, बोहर बरी मोजले, ठीक है। चौथे का मेरे को नाम ध्यान नहीं है बेटा, बोहर बरी एंड मोजले, 3 तो याद है, चौथे का मेरे को नाम याद नहीं है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमने बोला कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं बेटा, थर्ड पीरियड में, और थर्ड पीरियड में भी दिक्कत है कि सोडियम से क्लोरीन तक ही हम लोग गिनते एक्सेप्ट नोबल गैस। बेटा नोबल गैस नहीं होते, ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल गैस ये ब्रिज एलिमेंट्स नहीं होते। सोडियम से लेके क्लोरीन तक थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है। यहाँ पर थर्ड ग्रुप लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बात गलत होगी। क्लियर। और अगर अब आप सोचे मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों कहा, ऐसा कुछ बच्चा पूछ सकता है। तो बेटा अगर आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखो तो मेंडलीव ने सेकंड पीरियड को ब्रिज एलिमेंट्स बोला था, जबकि मॉडर्न को हम लोग ज्यादा सही मानते हैं क्योंकि पीरियोडिक लॉ मॉडर्न के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, और जबकि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मास पे बेस्ड था, जो कि गलत हो गया। क्लियर। अगला है एलिमेंट्स ऑफ 1s2 कॉन्फ़िगरेशन इज प्लेस्ड इन सेकंड ए ग्रुप। 1s2 कॉन्फ़िगरेशन तो आप सभी को पता होगा कि 1s2 कॉन्फ़िगरेशन बेटा हीलियम की होती है, और हीलियम एक नोबल गैस है, उसको जीरो ग्रुप बोला जाता था। क्या बोला जाता था, जीरो ग्रुप बोला जाता था। तो ये बात भी गलत है क्योंकि सेकंड ए ग्रुप यहाँ पे कौन कौन सा है, यहाँ पे सेकंड ए ग्रुप ये बेटा किसकी बात कर रहे हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्लियर। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेम। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेम, बड़ा पेचीदा सा ये लग रहा है, ये पॉइंट बड़ा पेचीदा सा पॉइंट है बेटा ये, ठीक है। इसने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेम। देखो मेरी गारंटी है बेटा इस पॉइंट को पढ़ोगे ना, पहली बार में पढ़ते ही ना, अगर आपने पहले पॉइंट पे भी टिक नहीं लगाया, मान लो आपको पहला पॉइंट नहीं पता, मेरी गारंटी है 90 से ज्यादा % बच्चे डी को आंसर मार के आएंगे। अगर उनको पहला पॉइंट नहीं पता बेटा वो डी को आंसर मार के आएंगे, मैं आपको गारंटी तौर पे लिख के दे सकता हूँ ये चीज। डी को हर बच्चा टिक मार के आएगा 90% से ज्यादा। क्यों ऐसा, एक बार पढ़ने से अपन सोचते हैं कि हाँ यार ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा सेम ही होती है ना, ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होती है। अरे बेटा ध्यान से पढ़ो इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लो सोडियम है और पोटेशियम है, इसकी जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, 1s2 2s2 2p6 3p1, ठीक है। जरा इसकी लेके देखो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 6 2 8 2 10, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 12 3p6 18 4s1। सही लिखिए क्या मैंने, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और एक 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बिल्कुल। क्या ये सेम होगी क्या बेटा, ये सेम होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे बेटा यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो सेम है। तुम्हारी 2p6 3p, अरे यार ये 2p6 के आगे 3 आएगा ना ये बेटा, ये मैं गलत लिख गया, देखो एक मिनट, 1s2 2s2 2p6 3s1, 6 2 8 2 10 और एक 11, ठीक है। तो देखो बेटा 3s पे ही जाके आपकी डिफरेंट आ गई ना, इसके आगे डिफरेंट आ गई। तो आप हमेशा याद रखना किसी भी दो एलिमेंट की सेम ग्रुप में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होती। 2 बार इस पॉइंट पे जरूर सोच लेना क्योंकि पॉइंट ना बड़ा पेचीदा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर्स के अंदर, ठीक है। आईआईटी के अंदर नहीं आया वो अलग बात है, ठीक है।
एम्स के अंदर पूछ चुका है ये पेपर, वीआईटी के एग्जाम में पूछ चुका है, देहरादून पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी उसका जो एग्जाम होता है यूपीईएससी का उसमें पूछ चुका है, बिट्स पिलानी के पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, दैट्स वाई मेरे को लगा कि यार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने इस क्वेश्चन को जो रखने की सोची थी वो इसलिए सोची थी, इसमें आपको दो तीन चीजें बतानी थी। एक तो ट्रांसफरेनिक एलिमेंट्स क्या होता है, ये जो ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपका रिवाइज हो गया। उसके बाद आपका ये वाला जो सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा पेचीदा है, इस पॉइंट को बताने के लिए मैंने क्वेश्चन चुना आपके लिए यहाँ पर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है प्रोसेस इन विच मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज। देखो अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। अब जरा कॉन्सेप्ट की बात देखो यहाँ पर, कॉन्सेप्ट, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। तो देखना बेटा, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जरा इसको ऐसे लिख रहा हूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो, मैं यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिख रहा बेटा, जनरली लिख रहा हूं, उसका लॉजिक बताऊंगा। जनरली क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है ना, मतलब एक्सोथर्मिक होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब अगर आप किसी भी न्यूट्रल एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन डालते हो ना तो एनर्जी रिलीज होती है। बट मैंने यहाँ पे ऑलवेज काट के देखो जनरली लिखा है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा इस पॉइंट का ना एक्सेप्शन भी है, एनसीईआरटी में दे रखा है इस पॉइंट का एक्सेप्शन भी। एक्सेप्शन क्या है बेटा, नोबल गैसेस, सारी सारी की सारी नोबल गैसेस, ठीक है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। ठीक है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, ये चार एक्सेप्शन आपको याद रखनी है बेटा। इनमें पहले इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, निकलेगी नहीं। क्लियर? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, बेरिलियम मैग्नीशियम में फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स वाई। और फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट जो है वो थर्ड पीरियड तक ही देखा जाता है, उसके नीचे नहीं देखा जाता, क्योंकि वहां पे डी सबशेल आ जाता है जिसकी वजह से ट्रांजिशन, मतलब जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस और भी ज्यादा इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर हमने चार एलिमेंट, और नोबल गैस में तो वैसे ही स्टेबल है बेटा, नहीं डाल सकते, डालना है तो जबरदस्ती डालना पड़ेगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो ये बेटा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है इन चार को छोड़ के। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है बेटा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है उसमें मैं लिखना चाहूंगा ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, सेकंड गेन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हर एलिमेंट की हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, मतलब एंडोथर्मिक नेचर की होती है। अगर पहले बात करूं ओ से O प्लस बना, मतलब O में से एक इलेक्ट्रॉन बेटा निकाला होगा, O में से बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, देखो O में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, निकालना तो चाहे कहीं से भी हो बेटा, चाहे किसी से भी निकालना, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो ऑप्शन सवाल ही नहीं उठता। Mg प्लस से Mg+2 यहाँ पे भी निकाल रहे बेटा, ये भी नहीं उठता सवाल। बात आती है Cl से Cl माइनस F से F माइनस। ठीक है, अब इन दोनों में देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, और दोनों में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये एक्सेप्शन में से तो नहीं है अपने, तो दोनों में ही एनर्जी रिलीज होगी। बट ज्यादा किस में होगी, कम किस में होगी, तो आपको याद होगा कि क्लोरीन का जो फ्लोरीन का साइज होता है छोटा होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से साइज बड़ा हो जाएगा, दैट्स वाई एनर्जी कम निकलेगी। और क्लोरीन क्लोरीन में एनर्जी ज्यादा निकलेगी बेटा। ठीक है, क्योंकि दोनों की एनर्जी निकलनी थी, बट इसमें क्योंकि यही एक्सेप्शन था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, जो हमने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा था। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड जो हम लोग बोलते हैं, अलोंग द पीरियड भाई इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। बट मैं फिर भी आपको कहूंगा हमेशा पॉलिंग स्केल फॉलो करा करो बेटा, ऑलवेज फॉलो पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल उससे हो जाता है। ठीक है, बट पॉलिंग स्केल करा करो, कुछ आपको वैल्यूज याद करनी पड़ती है, कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू याद होती है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए इन सबके एलिमेंट्स की याद होती है, नाइट्रोजन की होती है पॉलिंग स्केल पे 3, कार्बन की होती है बेटा 2.5, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन सेम होता है 2.1, और सिलिकॉन की होती है 1.8। ठीक है, ये जरा इस तरह का ऑर्डर रहता है ये। तो अगर मैं ऑर्डर देखूं यहाँ पर तो अपने भी आपको आइडिया आएगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है बेटा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, आफ्टर दैट कार्बन की, फिर फॉस्फोरस की, और फिर सिलिकॉन की। डी ऑप्शन मेरे को बिल्कुल एक्यूरेट बैठता हुआ दिखा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए बेटा अगर आपको वैल्यू याद है। ठीक है, हाँ अगर कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसकी वैल्यू नहीं याद है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला तरीका लगाओ, इससे आएगा।
बट मैं अगर यही कह रहा हूँ कि आपको कुछ एलिमेंट्स की याद रखनी है, किन किन की याद रखनी है, HCNOF अकनोफ, इसके नीचे क्लोरीन की याद रखो, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे सल्फर की याद रखो, फास्फोरस की याद रखो, सिलिकॉन की याद रखो, ठीक है, और एक ये Br। बस ये 10 एलिमेंट है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये 10 एलिमेंट की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पॉलिंग स्केल पे याद रख लेते हो, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन। और हमेशा डाटा से सॉल्व करना, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, राइट द एसिडिक ऑर्डर। अब देखो ये सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं लिया। मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन। और यहाँ पे बच्चा जनरली फंसता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे जनरली फंसता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, देखो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा कि आपको नीचे वाला, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये IIT ने बहुत बार पूछा है, नीट ने बहुत बार पूछा है। नीट मतलब ये AIPMT जो पहले होता था, एम्स में बहुत बार आ चुका है, जिपमर में आ चुका है, नेक्स्ट के एग्जाम में आ चुका है, VIT के पेपर में आ चुका है। लगभग जितने भी कॉलेज अपने प्राइवेट पेपर कंडक्ट कर रही है या जनरल पेपर कंडक्ट कर रही है, लगभग सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये सारे क्या है बेटा, ऑक्सो एसिड्स है। दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है ना, सेम एलिमेंट का ये ऑक्सो एसिड है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो जब भी सेम एलिमेंट के ऑक्सो एसिड आ जाए ना, तो यहाँ पर जो तरीका होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो हम लोग बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी बेटा, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब कई टीचर यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, कई टीचर, मैं बता रहा हूँ आपको, कई टीचर यहाँ पर क्या लिखवाते हैं कि अगर ऑक्सो एसिड सेम एलिमेंट का आ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, ये लिखवाते हैं पॉइंट। बट मैं बता रहा हूँ कि ये पॉइंट किसी किसी में तो आपका सही लगेगा, पूरी तरह सही नहीं है, ठीक है ना, नोट करेक्ट, ठीक है। ये किसी किसी में तो बेटा आपका लगेगा, बट हर केस में नहीं लगेगा, पहली बता रहा हूं, किसी किसी में तो लगेगा, हर केस में नहीं लगेगा। बहुत सारे मैंने टीचर देखे हैं ये पॉइंट बताते हुए बच्चों को, और ये इस केस में बड़ा आराम से फिट बैठते हैं। देखो अगर आप सोचोगे सर इसमें तो फिट बैठ रहा है, इसका मतलब सही है बेटा, इस केस में फिट बैठेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, करके भी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं स्टेट निकालूं तो यहाँ पे आएगी बेटा +1, यहाँ पर आएगी +3, यहाँ पर आएगी +5, यहाँ पर आएगी +7। देखो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी मैं गलत लिख गया, HC ये यहाँ पर प्लस, अच्छा मैं उल्टा लिख गया था ना, ये यहाँ पर आएगी +7 HClO4 की, +5 और यहाँ पर +3। क्लियर? देखो यहाँ पे बड़ा फिट बैठता है कि HClO4 की सबसे ज्यादा, देखो HClO4 सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद किसकी, HClO3 की, फिर HClO2। ये करेक्ट ऑर्डर है, मैं कह रहा हूँ यही आंसर है बेटा अपना, ठीक है, ये आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। इसके अंदर ये वाला तरीका बिल्कुल फिट बैठ रहा है, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इससे गए ना, ये वाला क्वेश्चन तो आप सही कर जाओगे, बट अगर ऐसा किसी और कंपाउंड का आ गया, किसी और एलिमेंट का आ गया, तो वहां पे जाके फंस सकते हो। तो एक्चुअल जो तरीका होता है वो ये होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो तरीका है ना बेटा, ये एक जगह आके फेल हो जाता है ये भी, ठीक है। अगर आपसे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड ले लिए, किसके ले लिए, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड दे दिए, कौन कौन से, तुम्हें दे दिया H2PO3, H3 H3PO2, सॉरी H3PO2, H3PO3, H3PO4, अगर यहाँ दे दिया, अब यहाँ पर अगर आप निकालो तो ये +5 में है, ये +3 दूनी 6, ये +3 में और ये +1 में। अगर आप यहाँ पे जाओ ना, तो यहाँ पर भी अगर आप सेम तरीका लगाया होगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है, ये वाला तरीका अगर यहाँ अप्लाई करोगे ना, तो आप क्या करके आओगे, ये सबसे कम एसिडिक होगा, ये सबसे ज्यादा ये होगा। जैसे आप ये करके आओगे ना बेटा, एट टाइम गलत होगा, एट ए टाइम -1 मिलेगा आपको, क्योंकि सबसे बड़ी बेवकूफी करके आओगे आप वहां पे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, कभी लगता ही नहीं है। यहाँ पर H3PO2 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, आफ्टर दैट H3PO3, और सबसे कम एसिडिक होता है H3PO4। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा ये वाले कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लोरीन वाले में तो लग जाता है, बट हर किसी में नहीं लगता, ठीक है।
अच्छा, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। अब आप याद रखना, जब भी आपके सेम ग्रुप के नॉन मेटल के हाइड्राइड्स आएंगे, सेम ग्रुप के नॉन मेटल के हाइड्राइड्स, सेम ग्रुप के नॉन मेटल के हाइड्राइड्स, तो हमेशा याद रखना डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, हर किसी में वैलिड है। अगर नॉन मेटल के हाइड्राइड्स है, एक ही ग्रुप के है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा बेटा? एच एफ लेस देन एच बी आर लेस देन एच सी एल लेस देन एच बी आर लेस देन एच आई। क्लियर? अगली बात करें, नॉन मेटल है बेटा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का है, नॉन मेटल है, नॉन, ठीक है, N2O5CO2, ठीक है, और यहाँ पर है HFNH3H2O। पहले तो अपन ये देखते हैं HFNH3H2O। देखो यहाँ पर F है बेटा, यहाँ पर N है, यहाँ पर O है। क्या सेम पीरियड के है? क्या तीनों ही नॉन मेटल है? जब भी नॉन मेटल एक ही पीरियड के हो बेटा, तब भी अलोंग द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अलोंग द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, नॉन मेटल के केस में क्या ध्यान रखना है कि डाउन द ग्रुप भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, अलोंग द पीरियड भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इट इज द जनरल ऑर्डर। तो यहाँ पर हम देखें एच एफ इज लेस देन एच एफ सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद H2O है और NH3 है। और NH3 के बारे में तो आपको पता होगा, इट इज अ बेस बेटा, ये बेस है तो ये तो वैसे ही सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक है, आफ्टर दैट CaO, N2O5, C2O5, CO2, क्या देखे, क्या कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। यहाँ पर देखो तो ये तो मेटल का ऑक्साइड है बेटा, ये तो वैसे ही बेसिक नेचर का होता है। मेटल के ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर के। बात हमारी इन दोनों की रहती है N2O5 और CO2। कार्बन और नाइट्रोजन एक ही पीरियड के एलिमेंट है बेटा, वो दोनों नॉन मेटल है और अलोंग द पीरियड ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। तो फिर कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद CO2, उसके बाद CaO। तो ये दिस इज द ऑर्डर, ये तरीके, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो बेटा ये पूरा पेरियोडिक टेबल, जितने भी मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, वो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं। क्वेश्चंस के थ्रू काफी चीजें आपको मैंने बता दी है। फिर भी इफ इन केस अगर कोई टॉपिक रह गया, आपको लगता है कि आपको वो टॉपिक नहीं आता, मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, इसको भी समझा दो। तो मैं बेटा आपको वो पर्सनली समझा दूंगा। बट उसके ऊपर अगर बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डाउट आता है कि सर मुझे ये टॉपिक हम लोग किसी को भी नहीं आता, बहुत सारे बच्चों के आते हैं, देन मैं उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वरना मैं आपको पर्सनल समझा दूंगा। क्लियर? क्लियर है बेटा? प्लीज, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतने बड़े चैप्टर को इतने छोटी सी फॉर्म में पढ़ाना। इतनी छोटी सी फॉर्म में पढ़ाना बहुत मेहनत लगती है बेटा। मैं भी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था कि क्या सर इसके आप कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट है, आप क्या इसको चार्जेस लेके पढ़ाओगे? तो मैंने आपको सिंपल से एक चीज कही थी बेटा कि मैं इसके कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट आए, आप लोग सेलेक्ट हो बेटा। ठीक है, और एक बात और, ये बेटा यूट्यूब पे ना कुछ बच्चे ना मतलब कमेंट्स ऐसे करते हैं, मतलब एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया, उसने बोला कि सर आप तो नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हो, तो आप आईआईटी के बारे में क्या बताओगे, आप हमें रैंक के बारे में क्या बताओगे, आपने खुद ने तो अचीव करा नहीं। तो बेटा पहली बात तो ना ये माइंड से निकाल दो कि जो टीचर आईआईटीएंस, जो लोग आईआईटीएंस होते हैं सिर्फ वही पढ़ा सकते हैं। बेटा ये माइंड से निकाल दो। ठीक है ना? अगर मैं आपको कोटा की असलियत बताऊं ना, कोटा के अंदर जो टॉप मोस्ट टीचर है, जिनसे आप लोग पढ़े हो, जिनके बारे में आपको आईआईटीएंस बताया जाता है बेटा, हर कोई टीचर आईआईटीएन नहीं है। ठीक है ना? हर कोई टीचर आईआईटीएन नहीं है बेटा। जिनसे आप पढ़े हो ना, वो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के आज बहुत अच्छे टीचर बने हुए हैं। तो किसी को भी, किसी बंदे को भी, किसी पर्सन को भी बेटा उसके कॉलेज के बेस पे अगर आप जज कर रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ बंदा, आपसे ज्यादा बेवकूफ बच्चा इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट आए थे मेरे पास लिखे हुए कि आप तो खुद बेकार से कॉलेज से बायोटेक कर। बेटा बायोटेक करी मैंने, बट मैंने अपने लाइफ में अचीव करा है। मैं बायोटेक में CSR क्वालिफाइड हूँ, मैं बायोटेक में गेट क्वालिफाइड हूँ, मैं बायोटेक में ICR क्वालिफाइड हूँ। मैंने अपनी स्ट्रीम के अंदर काफी कुछ करा है बेटा। ठीक है, और उसके बाद मैं आज केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं उसके अंदर सक्सेस हूँ। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका हूँ। आप लोग टाटा अंबानी का नाम सुनते हैं, आपको पता है वो कितने पढ़े हुए बेटा? ठीक है, आपको पता है कि वो कितने पढ़े हुए? जो ओयो का ओनर है बेटा, ये बीटेक ड्रॉप आउट है।
किस कॉलेज से बीटेक था आपको पता है क्या? आईआईटी से बीटेक ड्रॉप करा क्या इसने? नहीं करा बेटा, सिंपल से कॉलेज से इसने बीटेक ड्रॉप करा और आज इतना बड़ा बिलियनियर ये बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा? कल को आपको ये भाषण देने, मतलब कल को आपको ये सेमिनार देने आएगा, आपको कोई मोटिवेट करने आएगा, तो आप क्या इसको ये बोलोगे क्या कि भाई तूने तो आईआईटी से निकाला नहीं, तू हमारे को आईआईटी के बारे में क्या समझाएगा? बेटा वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है, वो आईआईटीएन से ज्यादा अचीव कर चुका है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटीएन ही दुनिया में बहुत कुछ लाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। ये जो बच्चे, ये जो टीचर्स, मैं तो कहूंगा बच्चे की गलती नहीं है, उन टीचर्स की गलती है जो उनको इस तरह की नेचर उनके अंदर भरते हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से ही नेचर नहीं आती बेटा। टीचर ही होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि हम तो आईआईटी से है, हमारे जैसा कोई टीचर नहीं है, बाकी तो बेकार है, वो आईआईटी से थोड़ी है, वो थोड़ी पढ़ा सकता है, ठीक है? तो बेटा ये चीज बिल्कुल गलत है, इनको छोड़ दो, ठीक है? और ये जो आप YouTube पे ना घटिया कमेंट्स कर रहे हो ना, नेगेटिव, बेटा जिस दिन मेरे को गुस्सा आ गया ना, जिस दिन मेरे को ऐसा लगा ना कि यार तुम्हारे लिए मेहनत करना बेकार है, बेटा मैं उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा YouTube पे, ठीक है? तुम ही लोगों का लॉस होगा, मेरा लॉस नहीं होगा। मैं अपनी लाइफ में अचीव कर चुका हूँ, मेरे को काम मिलता है बेटा, ठीक है? मेरे पास काम है आज, ठीक है? मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, ठीक है? या मेरे को आप लोगों के भरोसे पे रहना है, आप लोग मेरे को कमेंट अच्छा दोगे तभी मेरा कुछ होगा, नहीं तो मेरा कुछ नहीं होगा। बेटा मैंने लाइफ में जितना अचीव करना था कर चुका हूँ, जितना करना था कर चुका हूँ, आप लोगों से मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। और अगर हाँ आप लोगों को यही बकवासबाजी करनी है तो बेटा प्लीज चैनल छोड़ के चले जाओ, मेरे को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चैनल आप छोड़ सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं करता कि आप लोग मेरे से पेड सब्सक्रिप्शन लो, आप लोग मेरे से ये करो, आपका मन करता है आप लो, आपका मन नहीं करता आप ना लो, ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैकेज लेते हैं, जो ऑनलाइन, जो कंपनीज ऑनलाइन पढ़ा रही है उनका पैकेज लेते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चों को कॉल आता है कि सर बेकार है, सर ये है वो है। बेटा देखो मैं ये कहता हूँ आपको, आपने उनका पैकेज लिया, आपने क्या सोच के लिया? क्योंकि आपने उनकी 3-4 वीडियो देखी और आप एक्साइट हो गए, आपको लगा बहुत अच्छे टीचर और आपने खरीद लिया, ठीक है? मैं तो आपको कह ही नहीं रहा बेटा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप परख लो पहले, ठीक है? अगर आपको मेरी क्वालिटी बेटर लगती है देन आप मेरे पेड सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो तो लो, मैं तो आपको फोर्स नहीं करता। मैं तो आपको कहता हूँ कि यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स देखते रहो बेटा, ठीक है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पैसों का लालच नहीं है बेटा, मैं यूट्यूब पे कमाने भी नहीं आया, मैंने आपको पहले भी बोली थी ये चीज, मैं यूट्यूब पे कमाने नहीं आया हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ। अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो करवाइए, नहीं करवाना चाहते तो मुझे साफ बोल दीजिए बेटा, आगे से मैं आपके लिए वीडियो कुछ भी नहीं बनाऊंगा। मैं क्यों मेहनत करूं बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है? आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग का रैंक आ जाए, आप लोग का रिजल्ट आ जाए बेटा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो मेरे को मेरा कोई इसके पीछे स्वार्थ नहीं है, ठीक है ना? आप लोगों को पसंद आता है आप देखिए, आप लोगों को नहीं पसंद आता आप ना देखिए, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई एग्जाम्स एंड नीट एग्जाम्स, एंड बिल्कुल फोड़ के आना बेटा, बिल्कुल फोड़ के आना, ठीक है? ओके बाय बाय गाइस, ओके थैंक यू वेरी मच।